नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं संजय रुद्राल रौनक पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय बहरातुल कला एवं खींवसर से एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की कक्षा 12 की फिजिक्स का सिलेबस है आपके साथ घर बैठे कंप्लीट करने के लिए। इस चैनल से जुड़कर आप लोगों ने फिजिक्स में 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, 6ठे पार्ट की ओर हम अग्रसर हैं। तो यदि आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहते हैं तो आप बहुत ही लॉकडाउन का आपको पढ़ाई पर इतना ज़्यादा असर नहीं हो रहा है जितना बाकी विद्यार्थियों पर हो रहा है। तो अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को बिना प्रभावित किए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको आने वाले समय में जब भी अपना विद्यालय सुचारू रूप से शुरू होगा तो उस स्थिति का बहुत अधिक फायदा आपको होने वाला है। और साथ साथ अपने यार दोस्तों को, मित्रों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए कि वो हमारे YouTube चैनल से जुड़कर इस चैनल को उसे वीडियो देखें और अपनी पढ़ाई का नुकसान ना होने दें। तो देखिए, पिछले भाग में हमने पढ़े थे पाठ नंबर 6 परिपथ पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मीटर सेतु के बारे में पढ़ लिया था कि मीटर सेतु क्या होता है और किस सिद्धांत पर काम करता है और उसकी बनावट कैसी होती है। तो देखिएगा, उस बनावट के बाद में हमने ये पढ़ा था पहले कि मीटर सेतु काम क्या करता है। मीटर सेतु एक ऐसी युक्ति है जो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर तो काम करती है और इसकी सहायता से हम किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। इसकी सहायता से हम किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो अब वो प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे वो हमें सीखना है, अर्थात मीटर सेतु की क्रियाविधि। तो हेडिंग लिखिएगा, मीटर सेतु की क्रियाविधि या फिर अज्ञात मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने की विधि। मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने की विधि। मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने की विधि कि हम किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं फिर मीटर सेतु की वो जो हमारा डायग्राम है वो बनाता हूं मैं कि मीटर सेतु हमारा दिखने में किस प्रकार का हुआ करता था। ये हमारे एक एल आकार की पट्टी होती थी, उस एल आकार की पट्टी के आगे एक आई आकार की मिश्र धातु की पट्टी होती थी, उसके आगे एक एल आकार की एक पट्टी और हुआ करती थी। यहाँ पर ये 1 मीटर लंबा तार जुड़ा होता था, यहाँ पर 1 मीटर लंबी स्केल जुड़ी होती थी। ये पॉइंट हमारा ए हुआ करता था, ये पॉइंट हमारा सी हुआ करता था। इन दोनों के मध्य याद हो तो एक प्रतिरोध बॉक्स जुड़ा होता था जिसे हम कहते थे आरपी, रेजिस्टेंस बॉक्स। इन दोनों के मध्य वो अज्ञात प्रतिरोध जुड़ा होता था जिसका प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। इसको हम नाम देते हैं एस। यहां से जो प्रतिरोध हम ज्ञात कर निकालेंगे उसका मान होगा आर। आर और एस के मध्य एक बिंदु डी पर गैल्वेनोमीटर धारा मापी जुड़ा होता था और धारा मापी का जो दूसरा सिरा है वो विसर्पी कुंजी जो कि जे से जुड़ा होता था, विसर्पी कुंजी जो कि जे से जुड़ा होता था। इस प्रकार मीटर सेतु की बनावट हुआ करती थी। तो देखिएगा, अब हमें क्या करना है। ये एक स्केल है, 1 मीटर लंबी स्केल है जिसमें ऐसे नामांकन किया हुआ है कि यहाँ 1 सेंटीमीटर, यहाँ 2 सेंटीमीटर, यहाँ 3 सेंटीमीटर, ऐसी पूरी स्केल है 100 सेंटीमीटर तक की। इसकी तार की जो लंबाई होती है वो 1 मीटर होती है, इसीलिए यहाँ पर इसको नाम दिया जाता है मीटर सेतु। तो लिखिएगा, चित्रानुसार मीटर सेतु, चित्रानुसार मीटर सेतु की सहायता से, चित्रानुसार मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए
अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए परिपथ को व्यवस्थित किया जाता है, परिपथ को व्यवस्थित किया जाता है। इसके लिए बिंदु A व C के मध्य, इसके लिए बिंदु A व C के मध्य कैपिटल E विद्युत वाहक बल की बैटरी, कैपिटल E विद्युत वाहक बल की बैटरी, कोमा एक कुंजी एवं एक धारा नियंत्रक जोड़ा जाता है, एक धारा नियंत्रक जोड़ा जाता है। तो देखिए ये तो वो था जो हमने सीखा था। अब यदि हमें इसको प्रयोग में लेना है तो हमें यहाँ पर सिरे ए पर एक बैटरी जोड़नी होगी जिसका विद्युत वाहक बल कितना होगा, कैपिटल E होगा। यहाँ पर एक कुंजी जोड़नी होगी जिससे कि हम इस सर्किट को ऑन ऑफ करेंगे, कुंजी को नाम दे दिया मैंने K, और यहाँ पर एक धारा नियंत्रक जोड़ देते हैं, और इस धारा नियंत्रक को सिरे C से जोड़ देते हैं। धारा नियंत्रक को रिप्रेजेंट करते हैं RH से। तो इस प्रकार जब हमें धारा मीटर शंकु की सहायता से ज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है तो ये तो ऊपर इसकी बनावट थी, यहाँ पर इसके साथ में हम एक बैटरी जोड़ देते हैं, एक कुंजी जोड़ देते हैं और एक धारा नियंत्रक जोड़ देते हैं। अब इसकी क्रियाविधि को ध्यान से देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम कुंजी के को ऑन करते हैं, सबसे पहले कुंजी के को ऑन करते हैं। जैसे कुंजी के को ऑन करेंगे बैटरी से धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी, बैटरी से धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब बैटरी से धारा प्रवाहित होने के बाद में हम प्रतिरोध बॉक्स में से एक प्रतिरोध निकालते हैं, प्रतिरोध बॉक्स में से एक प्रतिरोध निकालते हैं। देखिए प्रतिरोध बॉक्स होता क्या है, प्रतिरोध बॉक्स एक तरह का बॉक्स होता है और उसके ऊपर ऐसे अंकित की हुई होती है संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे संख्याएं लिखी होती हैं, और उसमें से यदि हमने एक के साथ में एक डॉट लगी होती है उस डॉट को बाहर निकाल लेते हैं तो उस जो प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध है वो 1 ओम हो जाता है। यदि 2 की डॉट को बाहर निकाल लेते हैं तो 2 प्रतिरोध होता है, मतलब उसमें से हम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो मतलब इसका मान हमें पता होगा, इसका मान हमें पता होगा, तो इसीलिए इसे कहते हैं ज्ञात प्रतिरोध। यहाँ जो R है ये क्या है, ज्ञात प्रतिरोध है। हम प्रतिरोध बॉक्स में से देख कर निकालेंगे कि इसका जो मान है वो कितना हमने निकाला है, और यहाँ जो S है ये कहलाता है अज्ञात प्रतिरोध और इसका मान हमें ज्ञात करना होता है। R ज्ञात प्रतिरोध होता है, S अज्ञात प्रतिरोध होता है। बच गया P और Q, क्योंकि व्हीट स्टोन से जो यदि बात करूं तो उसका सिद्धांत होता है P/Q = R/S। मुझे R पता है, S मुझे ज्ञात करना, मुझे P और Q भी ज्ञात करना पड़ेगा कि P और Q कितना होगा। तो इसके लिए लिखिएगा सर्वप्रथम कुंजी के को ऑन करते हैं, सर्वप्रथम कुंजी के को ऑन करते हैं एवं प्रतिरोध बॉक्स में से एक ज्ञात प्रतिरोध बॉक्स में से एक ज्ञात प्रतिरोध कैपिटल R निकालकर जो कि J की सहायता से विभव मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। विभव मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। देखिए क्या होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल में अपने आप शुरुआत प्रैक्टिकल में आता है, इस कारण इसका प्रैक्टिकल हमारे ज्यादा क्लियरली समझ में आता है, लेकिन उससे पहले हमें इसकी थ्योरी को समझना होगा। जो बोर्ड में प्रैक्टिकल होगा फिजिक्स तो उसमें जो मीटर क्षेत्र का भी आता है तो वहां पर हमें ये और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन उससे पहले हमें इसको थ्योरी में समझना होगा ये कहना क्या चाहता है। तो सबसे पहले कुंजी के को ऑन करता हूं तो यहाँ धारा बहती है, उसके बाद में एक प्रतिरोध बॉक्स में से एक प्रतिरोध में निकाल लेता हूं। अब देखिए जैसे ही मैंने इसमें प्रतिरोध बॉक्स से प्रतिरोध निकालूंगा, मैं इस जो कि J को इस तार AC पर कहीं टच करवाऊंगा
तो गैल्वेनोमीटर में सुई 0 पर नहीं रहेगी। देखिए गैल्वेनोमीटर की बनावट कैसी होती है। गैल्वेनोमीटर दिखने में ऐसा गोल सा होता है जिसके बिल्कुल बीचों बीच 0 होता है। इधर 1 2 3 ऐसे 10 20 30, इधर भी ऐसे एक छोटी छोटी लाइनों से 10 20 और 30, और यहाँ एक सुई होती है। कुछ दिखने में ऐसा होता है, बीच में 0 होता है, इधर भी 30 तक गिनती जाती है, इधर भी 30 तक गिनती जाती है। अब यदि मैं इस जो कि J को तार AC पर टच करवाऊंगा तो ये सुई यहाँ 0 से हिलकर कभी इधर जाएगी कभी इधर जाएगी, ऐसे अलग अलग स्थितियों में घूमेगी। अब मुझे इस जो कि J को तार AC पर टच करवा कर कभी यहाँ टच किया, कभी दूसरी जगह टच किया, कभी तीसरी जगह टच किया, और वो स्थिति जोड़नी है जब गैल्वेनोमीटर की सुई बिल्कुल 0 पर आ जाए। सिर्फ एक ही पोजीशन ऐसी मिलेगी जिस पर सुई कहाँ मिलेगी, 0 पर मिलेगी, बाकी हर जगह है 1 पर 2 पर 3 पर 4 पर 10 पर 15 पर 20 पर 25 पर 30 पर किसी पर भी मिल सकती है, लेकिन 0 पर नहीं मिलेगी। केवल एक स्थिति ऐसी आएगी जिस पर सुई किस पर होगी, 0 पर होगी, और उस स्थिति को कहते हैं शून्य विक्षेप की स्थिति। तो गैल्वेनोमीटर में जो कि J की सहायता से हम क्या प्राप्त करते हैं, शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। और मान लिया जिस स्थिति पर शून्य विक्षेप की स्थिति है उस बिंदु को नाम क्या दे दिया मैंने, B नाम दे दिया कि B पर गैल्वेनोमीटर की सुई किस पर है, 0 पर है, अर्थात शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है, उसको नाम दे दिया मैंने बिंदु B। ठीक है, आगे लिखिएगा। माना तार AC पर शून्य विक्षेप की स्थिति, तार AC पर शून्य विक्षेप की स्थिति बिंदु B पर प्राप्त होती है। शून्य विक्षेप की स्थिति बिंदु B पर प्राप्त होती है। तार AB की लंबाई स्केल की सहायता से माप लेते हैं। माना इसका मान स्मॉल l है, इसलिए BC की लंबाई 100 माइनस L सेंटीमीटर प्राप्त होगी। BC की लंबाई 100 माइनस L सेंटीमीटर प्राप्त होगी। सुनिएगा क्या कहता है। जिस स्थिति पर शून्य विक्षेप की स्थिति आई है उसकी यहाँ पर मैंने लंबाई नोट कर ली कि कितनी है, L सेंटीमीटर। कैसे नोट करेंगे, यहाँ स्केल लगी हुई है, देखिए ये लंबाई स्केल में है, ये कितना लिखा हुआ है, ये आ गया L। ये पूरी लंबाई 1 मीटर अर्थात कितनी है, 100 सेंटीमीटर है। यदि ये L है तो ये कितनी होगी, 100 माइनस L होगी कि नहीं होगी। आइए लिखिएगा। माना तार AC की एकांक लंबाई का प्रतिरोध, माना तार AC की एकांक लंबाई का प्रतिरोध रो है। तार AC की एकांक लंबाई का प्रतिरोध रो है। मैंने मान लिया इसका एकांक लंबाई का 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध कितना है, तो रो है। अतः तार AB का प्रतिरोध, 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध है, L रो है, तो L का कितना होगा, L इंटू रो, जिसे मैं क्या नाम देता हूं, प्रतिरोध P नाम देता हूं। तो P का मान आ गया रो इंटू L, प्रतिरोध P का मान कितना आ गया, रो इंटू L। इसी प्रकार तार BC का प्रतिरोध, उसको नाम दिया मैंने Q। तो देखिए BC की लंबाई कितनी है, 100 माइनस L, और एक लंबाई 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध कितना है, रो है, तो 100 माइनस L का कितना हो जाएगा, 100 माइनस L इंटू रो। 101 का प्रतिरोध रो है, तो 100 माइनस L का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 100 माइनस L इंटू रो, और इसको नाम दे दिया मैंने Q। तो अब मेरे पास T का मान आ गया, Q का मान आ गया। आज मुझे पता है मुझे क्या ज्ञात करना है, S ज्ञात करना है। अतः नीचे की लाइन में लिखिएगा, ये नोट करने का कीजिएगा। अतः व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से
क्या कहता है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत? व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहता है P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। P का मान मुझे पता है कितना है, रो इंटू एन। Q का मान पता है मुझे, सो माइनस एल इंटू रो। R का मान मुझे ज्ञात है, जितना भी मैं निकालूंगा 1 2 3, और मुझे S का मान ज्ञात करना है। रो से रो कैंसिल होगा, तो यहां से आ गया L अपॉन 100 माइनस एल इज इक्वल टू R अपॉन S। और यहां से S का मान ज्ञात करना हो, पक्षांतरण कर देंगे तो आ जाएगा 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। इस प्रकार मीटर सेतु की सहायता से मैं किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकता हूँ। देखिएगा इसमें S का मान तो मुझे ज्ञात करना है, 100 तो 100 ही रहेगा, माइनस एल, एल है संतुलन लंबाई जो हमने विभव मीटर सेतु की सहायता से ज्ञात की है कि जिस स्थिति पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है वो उस मीटर सेतु क्या कहलाती है, संतुलन लंबाई कहलाती है। और वो मैं स्केल की सहायता से आसानी से नोट कर सकता हूँ। तो मुझे एल का मान पता है, एल ये वही है, और आर है प्रतिरोध बॉक्स में से निकाला गया प्रतिरोध, जो मुझे साफ साफ दिखाई देगा कि मैंने कितने ओम का प्रतिरोध यहाँ से निकाला है। तो 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर, मीटर सेतु की सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। इस प्रकार ये सूत्र होता है 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर, मीटर सेतु की सहायता से किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र। लिखिएगा अगली है, नाम है विभवमापी। लिखिएगा अगली हेडिंग, नाम है विभवमापी। विभव है मापी, जैसा कि नाम में ही लग रहा है, यह वो युक्ति है जो दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापने का काम करती है। विभव मापी मतलब विभव मापने वाली एक ऐसी युक्ति जो क्या करती है, विभव को मापती है। क्या कहलाती है, विभव मापी कहलाती है। देखिएगा यह किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापने का उपकरण है। किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापने का उपकरण है। ठीक है, काम तो आ गया। यह शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर है। यह शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर आधारित होता है। यह शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा यह विभव मापने के काम आता है, हमारे दिमाग में तुरंत आता है वोल्ट मीटर। क्या नाम आता है, वोल्ट मीटर। क्योंकि 10वीं क्लास तक हमने पढ़ा था दो उपकरण होते हैं, एक होता है वोल्ट मीटर और एक होता है एमीटर। एक तो होता है वोल्ट मीटर और एक होता है एमीटर। एमीटर तो विद्युत धारा मापने के काम आता है और वोल्ट मीटर विभवांतर मापने के काम आता है। तो विभव मापी भी विभवांतर मापता है और वोल्ट मीटर भी विभवांतर मापता है। लेकिन इन दोनों में से ज्यादा अच्छा होता है विभव मापी। तो यदि हमारे पास में एक वोल्ट मीटर पड़ा हो और एक विभव मापी पड़ा हो और हमें कहें कि आप विभवांतर मापने के लिए कौन सा काम में लेना पसंद करेंगे, तो हम काम में लेना कौन सा पसंद करेंगे, विभव मापी। क्यों पसंद करेंगे, क्योंकि विभव मापी ज्यादा शुद्ध विभवांतर का मापन करता है। इसमें त्रुटि, वोल्ट मीटर जो विभवांतर मापता है उसमें त्रुटि होती है, जबकि विभव मापी जो मापता है उसमें कोई त्रुटि, कोई गलती, कोई अशुद्धि नहीं होती है। तो इसके पीछे कारण क्या है कि वोल्ट मीटर गलती करता है और विभव मापी गलती नहीं करता है। इसके पीछे कारण क्या है, तो सुनिएगा इसके पीछे कारण क्या है कि विभव वोल्ट मीटर जब विभवांतर का मापन करता है, अर्थात वोल्ट मीटर विभवांतर मापते समय धारा ग्रहण करता है। धारा ग्रहण करता है, जबकि यह धारा ग्रहण नहीं करता।
तो ये बिल्कुल शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर काम करता है, तो कोई करंट अपने अंदर से प्रवाहित होने नहीं देता। जब ये धारा कार्य करता है, इस कारण ये शुद्ध वोल्टेज हमें कभी भी नहीं बता सकता। शुद्ध वोल्टेज कौन बताता है? विभव मापी बताता है। शुद्ध कौन बताता है? विभव मापी शुद्ध वोल्टेज बताता है, जबकि वोल्टमीटर हमें शुद्ध विभव नहीं बताता है। ठीक है, तो ये है हमारा वोल्टमीटर और विभव मापी की तुलना कि दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन सा है और क्यों है। दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन सा है और क्यों है। अगली हेडिंग लिखिएगा विभव मापी का सिद्धांत। विभव मापी का सिद्धांत। विभव मापी का सिद्धांत लिखिएगा इसमें। विभव मापी की सहायता से, विभव मापी की सहायता से किसी अज्ञात विद्युत वाहक बल का, अज्ञात विद्युत वाहक बल की तुलना विभव मापी की सहायता से किसी अज्ञात विद्युत वाहक बल की तुलना ज्ञात विद्युत वाहक बल से करते हैं। अज्ञात विद्युत वाहक बल की तुलना ज्ञात विद्युत वाहक बल से करते हैं तो शून्य विक्षेप की स्थिति में, शून्य विक्षेप की स्थिति में ज्ञात विद्युत वाहक बल का मान, शून्य विक्षेप की स्थिति में ज्ञात विद्युत वाहक बल का मान अज्ञात विद्युत वाहक बल के, ज्ञात विद्युत वाहक बल का मान अज्ञात विद्युत वाहक बल के मान के बराबर होता है, के बराबर होता है। देखिएगा क्या कहना चाहता है कि ये हमारा विभव मापी ऐसा हो। ये मान लिया हमारा क्या है, विभव मापी का एक परिपथ है। हम इसकी बनावट पढ़ेंगे भी, लिखने में ऐसा नहीं होता है विभव मापी, इसकी बनावट हम पढ़ेंगे। पहले उसका सिद्धांत पढ़ लेते हैं। देखिए, यह है विभव मापी की बना परिपथ। प्रयोग में हम ऐसे काम में लेते हैं, ये जो ऊपर वाला परिपथ है जिसमें एक बैटरी जुड़ी हुई, एक कुंजी जुड़ी और एक धारा नियंत्रक जुड़ा हुआ है, ये कहलाता है विभव मापी का प्राथमिक परिपथ। ये जो तार एसी से ऊपर वाला जो परिपथ है वो क्या कहलाता है, विभव मापी का प्राथमिक परिपथ। और उसके नीचे तार एसी के नीचे ये जो जुड़ा हुआ है ये कहलाता है विभव मापी का द्वितीयक परिपथ। विभव मापी का द्वितीयक परिपथ, प्राथमिक परिपथ और द्वितीयक परिपथ। और आगे हम विभव मापी के उस अनुप्रयोग पढ़ेंगे, विभव मापी किस किस काम में हम ले सकते हैं। उन सब में दो परिपथ बनेंगे, एक प्राथमिक परिपथ बनता है और एक द्वितीयक परिपथ बनता है। और विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में कभी कोई चेंज नहीं होता। जितने भी डायग्राम पढ़ेंगे विभव मापी के, सब में प्राथमिक परिपथ यही रहेगा। बैटरी, कुंजी, धारा नियंत्रक और तार एसी, ये जो होगा ये प्राथमिक परिपथ कहलाएगा। केवल द्वितीयक परिपथ में चेंज होता है, प्राथमिक परिपथ में कभी कोई चेंज नहीं होता है। ध्यान रखना इस बात को विशेष कि विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में कभी कोई चेंज नहीं होता है, केवल द्वितीयक परिपथ में चेंज होता है। तो देखिए सिद्धांत क्या कहता है कि हमें यदि दो विद्युत वाहक है, एक विद्युत वाहक, एक बैटरी ये है, दूसरी बैटरी ये है। यदि इसका विद्युत वाहक बल मुझे ज्ञात है और इसका विद्युत वाहक बल मुझे अज्ञात है, ज्ञात नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, कुंजी को ऑन करूंगा और तार एसी पर जो कि जे की सहायता से एक बिंदु भी प्राप्त करूंगा जिस पर गैल्वेनोमीटर की सुई 0 पर होगी, जिस पर गैल्वेनोमीटर की सुई किस पर होगी, 0 पर होगी, जिसे क्या कहते हैं, शून्य विक्षेप की स्थिति कहते हैं। तो इस स्थिति में जिस लंबाई पर यह संतुलन स्थिति प्राप्त होगी उस लंबाई पर इसका विद्युत वाहक बल और इसका विद्युत वाहक बल दोनों क्या हो जाएंगे,
बराबर हो जाएंगे। तो इसका विद्युत वाहक बल भी ज्ञात हो गया और इसका विद्युत वाहक बल भी ज्ञात हो जाता है। तो यदि एक अज्ञात विद्युत वाहक बल हो और एक ज्ञात विद्युत वाहक बल हो और दोनों की तुलना हम विभव मापी की सहायता से कर देंगे तो शून्य विक्षेप की स्थिति पर दोनों के विद्युत वाहक बल का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा उस लंबाई के लिए। इतनी लंबाई पर, ये लंबाई L मान लो तो L लंबाई पर ये जो वोल्टेज होगा और L लंबाई पर जो इसका वोल्टेज आएगा वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे और वो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो सीधा सीधा इतना ही याद रखना है कि विभव मापी में जब एक अज्ञात विद्युत वाहक बल की तुलना एक ज्ञात विद्युत वाहक बल से करते हैं तो शून्य विक्षेप की स्थिति में ज्ञात विद्युत वाहक बल का मान अज्ञात विद्युत वाहक बल के मान के बराबर होता है। ये है हमारा विभव मापी का सिद्धांत। अब लिखेगा विभव मापी की बनावट, पहली हेडिंग लिखिएगा विभव मापी की बनावट। ये सारा प्रैक्टिकल में वापस आता है हमारे पास में, प्रैक्टिकल जो हमारे बोर्ड में 30 नंबर का होता है उसमें ये वापस आता है विषय पे, तो विभव मापी ये सब प्रैक्टिकल में वापस आएंगे। तो ये जो उपकरण हम जब आंखों के सामने देखेंगे तो हमें और ज्यादा चीजें क्लियर होते जाएंगे, लेकिन उसके पहले हमें थ्योरी पता होनी चाहिए कि हाँ ये किस सिद्धांत पे काम करता है, ये दिखने में बनावट क्या होती है इसकी, इसमें क्या जुड़ा होता है, किस काम आता है, कौन सा सर्किट कैसे जोड़ते हैं, ये सब चीजें हमें थ्योरी से याद होंगी, उसको हम प्रैक्टिकल बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो लिखिएगा विभव मापी की बनावट। विभव मापी की बनावट देखिएगा विभव मापी की बनावट क्या कहती है। लिखिएगा इसमें एक लकड़ी का तख्ता होता है, इसमें एक लकड़ी का तख्ता होता है, बिल्कुल एक लकड़ी कैसे प्लेन लकड़ी होती है, आयताकार, लंबाई 1 मीटर और चौड़ाई लगभग 15-20 सेंटीमीटर या 1 फुट कह सकते हैं हम। तो जिसकी इसमें एक आयताकार लकड़ी का तख्ता होता है, उसके ऊपर कॉन्स्टेंटिन या मैग्नीज मिश्र धातु से बना, उसके ऊपर कॉन्स्टेंटिन या मैग्नीज मिश्र धातु से बना 10 मीटर लंबा तार लगा होता है, 10 मीटर लंबा तार लगा होता है। इसमें 2 मीटर स्केल लगी होती है, इसमें 2 मीटर स्केल 1 मीटर स्केल लगी होती है, 2 नहीं 1 मीटर स्केल लगी होती है। ये है इसकी बनावट, ये है इसकी बनावट। देखिएगा कैसा 10 मीटर वैसे हम बात करें तो बहुत लंबा हो जाता है, 10 मीटर बहुत बड़ा हो जाता है हमारे प्रैक्टिकल के हिसाब से। तो 10 मीटर को कैसे एडजस्ट करते हैं, ये मैंने मान लिया कि ये मेरा एक लकड़ी का तख्ता है, ये मैंने मान लिया मेरा क्या एक लकड़ी का तख्ता है, ये इसका जो सिरा है A है और ये सिरा इसका क्या है C। यहां मैंने कॉन्स्टेंटिन या मैग्नीज मिश्र धातु का बने तार को यहां से सेट किया और 1 मीटर लंबाई तक ऐसे ले गया तार को, यहां मैं स्क्रू की सहायता से मैंने टाइट कर दिया और यहां से इसको 1 मीटर लंबाई तक ऐसे ले गया। यहां पर इसको मैंने घुमाया और वापस इधर ले आया। कितना लंबा हो गया, 1 मीटर ये, 1 मीटर ये, 2 मीटर। इस प्रकार से ये 10 मीटर लंबा तार ऐसा होता है 10 मीटर लंबा तार। लंबाई की स्केल की 1 मीटर ही है, लेकिन उस तार को मैंने ऐसे घुमा करके कितना लंबा एडजस्ट कर दिया, 10 मीटर लंबा तार एडजस्ट कर दिया। देखिएगा 1 मीटर, 2 मीटर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 मीटर लंबा तार है मैंने यहाँ पर व्यवस्थित कर दिया और यहाँ पर इसके लिए किसी भी एक सिरे पर ऐसे एक लंबी मीटर स्केल लगी होती है जिसमें पैमाना अंकित होता है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। इस प्रकार यहाँ इसकी ऐसी बनावट होती है। ये सिरा A है, ये सिरा C है, जिसको मैंने अभी चित्र में ऐसे केवल एक सीधी रेखा से प्रदर्शित किया था AC, वो वास्तव में इतना बड़ा ऐसा होता है। यहाँ पर सिरे और C पर हम बैटरी कोई भी विद्युत उपकरण अन्य उपकरण जोड़
सकते हैं, बैटरी, कुंजी, तारा नियंत्रक, कोई भी सेल आदि हम जोड़ सकते हैं। तो ये होती है विभव मापी की बनावट। लिखिएगा अगली हेडिंग में विभव प्रवणता। लिखिएगा विभव प्रवणता। लिखिएगा विभव प्रवणता। अगली हेडिंग हमारे पास में है विभव प्रवणता। लिखिएगा विभव मापी के तार की एकांक लंबाई पर, विभव मापी के तार की एकांक लंबाई पर विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। सुनिएगा क्या होती है विभव प्रवणता, देखिएगा। ये मेरा विभव मापी का तार AC, ये मेरी बैटरी, ये मेरी कुंजी और ये हमारा धारा नियंत्रक। इस प्रकार से ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अब यदि मैं इस कुंजी के को ऑन करता हूं तो इसका जो E वोल्टेज है वो सारा का सारा किस पर आएगा? तार AC पर आएगा। और तार AC की लंबाई कितनी मान ली मैंने? L मान ली। तार AC की लंबाई मैंने कितनी मान ली? L मान ली। तो यदि कुल लंबाई है L और इसका वोल्टेज है E, तो ये जो है ये क्या कहलाता है? विभव प्रवणता कहलाती है कि एकांक लंबाई पर 1 सेंटीमीटर की लंबाई पर ये जो वोल्टेज है वो कितना आया, इसका कितना भाग, इस पूरे वोल्टेज में कितना भाग उस एकांक लंबाई पर आया है, वो उसकी क्या कहलाती है? विभव प्रवणता कहलाती है। और विभव प्रवणता को प्रदर्शित किससे करते हैं? x से प्रदर्शित करते हैं। तो x का फॉर्मूला लिखिएगा E/L या फिर V/L। बीच में अपने को ये V/L भी लिखा हुआ मिल जाता है। तो x V/L मतलब वोल्टेज अपॉन लंबाई, वोल्टेज अपॉन लंबाई, वो उसे क्या कहलाती है? विभव प्रवणता कहलाती है। वोल्टेज मतलब वोल्ट, मात्रक वोल्ट, लंबाई मतलब मीटर है। तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट प्रति मीटर। मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर। ये होती है विभव प्रवणता की। विभव मापी के तार की एकांक लंबाई पर विभव पतन को, एकांक लंबाई पर पड़ने वाले वोल्टेज को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। लिखिएगा अगले है विभव मापी का मानकीकरण। विभव मापी का मानकीकरण। विभव मापी का मानकीकरण। लिखिएगा विभव मापी को मानक सेल से संतुलित करवाकर, विभव मापी को मानक सेल से संतुलित करवाकर विभव प्रवणता का मान ज्ञात करना। विभव मापी को मानक सेल से संतुलित करवाकर विभव प्रवणता का मान ज्ञात करना विभव मापी का मानकीकरण कहलाता है। विभव मापी का मानकीकरण कहलाता है। विभव मापी का मानकीकरण कहलाता है। क्या कहा कि विभव मापी को मैंने क्या करवाया? मानक सेल की सहायता से, मानक सेल की सहायता से विभव प्रवणता का मान ज्ञात करना है। तो वो जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है? विभव मापी का मानकीकरण कहलाती है। तो देखिए कहना क्या चाहता है, कुछ नहीं, बड़ी आसान सी बात है। ये मेरा विभव मापी का प्राथमिक परिपथ है। यदि द्वितीयक सेल में, द्वितीयक परिपथ में यहां पर मैं एक कोई फिक्स मानक सेल जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं? मानक सेल जोड़ दूं। और अब यदि संतुलित लंबाई प्राप्त करूं, द्वितीयक परिपथ में एक मानक सेल जोड़ करके संतुलित लंबाई प्राप्त करूं और फिर विभव प्रवणता का मान ज्ञात करूं। जैसे मान लो ये जो संतुलित लंबाई है ये कितनी आ गई? L आ गई। और ये मैंने क्या मान लिया? मानक सेल ES। तो x यदि इसमें कितना हो जाएगा? ES/L, क्योंकि इस लंबाई के लिए, इस वोल्टेज के लिए यहाँ पर संतुलित हो रहा है। तो ES/L। तो ये जो स्थिति है ये क्या कहलाती है? विभव मापी का मानकीकरण कहलाती है। तो मानक सेल को, द्वितीयक परिपथ में मानक सेल को काम में लेते हुए संतुलित लंबाई प्राप्त करना और उसके बाद में
विभव प्रवणता का मान ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? विभव मापिका मानकीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? विभव मापिका मानकीकरण। आसान शब्दों में समझिएगा, फिर विभव मापे के द्वितीयक परिपथ में मानक सेल काम में लिया और उसके बाद में मानक सेल की सहायता से संतुलन लंबाई शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त की और उसके बाद में विभव प्रवणता का मान ज्ञात की। ये जो सारी प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है? विभव मापिका मानकीकरण कहलाती है। बार बार नाम आ रहा है मानक सेल, बार बार नाम आ रहा है क्या? मानक सेल। तो देखिए मानक सेल क्या होते हैं? मानक सेल के रूप में हम कैडमियम सेल, कैडमियम सेल अथवा डेनियल सेल का प्रयोग करते हैं। मानक सेल के रूप में कैडमियम सेल अथवा डेनियल सेल का प्रयोग करते हैं। तो कैडमियम सेल का प्रयोग करते हैं या फिर डेनियल सेल का प्रयोग करते हैं। यही क्यों करते हैं? तो मानक सेल क्या होता है उसकी डेफिनेशन परीक्षा में पूछी जाती है, फिर भी याद रख सकते हैं कि मानक सेल क्या होता है? वो सेल जिसका विद्युत वाहक बल एक निश्चित लंबे समय के लिए नियत बना रहे, वो क्या कहलाता है? मानक सेल कहलाता है। लिखिएगा अगली हेडिंग विभव मापी की सुग्राह्यता। लिखिएगा विभव मापी की सुग्राह्यता, विभव मापी की सुग्राह्यता। विभव मापी की सुग्राह्यता। देखिए क्या होती है विभव मापी की सुग्राह्यता। एक बार मैं इसको डायग्राम से समझता हूं, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। देखिए ये मेरा विभव मापी का प्राथमिक परिपथ और ये मेरा विभव मापी का द्वितीयक परिपथ हुआ। अब देखिए क्या है, यदि मैंने प्राथमिक परिपथ को जोड़ दिया, द्वितीय परिपथ को जोड़ दिया, कुंजी ऑन कर दी और द्वितीय परिपथ के लिए संतुलन लंबाई मुझे बी पर प्राप्त हो गई। इतना काम तो मैंने कर लिया, संतुलन लंबाई शून्य विक्षेप की स्थिति मैंने प्राप्त कर ली और मैंने मान लिया कि ये जो मेरी संतुलन लंबाई एल आई है ये मेरे लिए आई है 682 सेंटीमीटर। 10 मीटर लंबा तार मतलब 1000 सेंटीमीटर हो गए। तो मैंने मान लिया मेरी जो संतुलन लंबाई आई है वो कितनी आई है? 682 सेंटीमीटर। और मैंने पहले ही कहा था कि संतुलन लंबाई पूरे परिपथ में केवल एक बिंदु पर प्राप्त होगी। तार को जो कि आप तार पर कहीं भी टच करवा लेना, केवल एक ही बिंदु ऐसा मिलेगा जिस पर संतुलन लंबाई प्राप्त होगी। अब यदि इस जो कि जे को मैं बी से थोड़ा सा भी विस्थापित करूं, बहुत ही मामूली सा विक्षेप करूं, थोड़ा सा भी हिला दूं और यदि मुझे गैल्वेनोमीटर में सुई हिल जाए, जीरो से हट जाए, तो वो कहलाती है विभव मापी की सुग्राह्यता। यदि मैंने 682 से 682.2 भी कर दिया, 682.1 भी कर दिया और स्विच गैल्वेनोमीटर की स्विच जीरो से हट गई, इसका मतलब मेरा विभव मापी कैसा है? सुग्राही है। तो यदि शून्य विक्षेप की स्थिति से संतुलन लंबाई को थोड़ा सा विक्षेपित करने पर भी मुझे गैल्वेनोमीटर में विक्षेप प्राप्त हो जाए तो वो स्थिति विभव मापी की सुग्राह्यता कहलाती है। तो डेफिनेशन नोट कीजिएगा, विभव मापी के तार पर, विभव मापी के तार पर विसर्पी कुंजी को शून्य विक्षेप की स्थिति से, को शून्य विक्षेप की स्थिति से थोड़ा सा खिसकाने पर भी धारा मापी में पर्याप्त विक्षेप आ जाए तो धारा मापी नहीं सॉरी तो विभव मापी सुग्राही होता है।
विभवमापी सुग्राही होता है। डेफिनेशन बड़ी याद रखने वाली है, मैं समझना बड़ा आसान है। शून्य विक्षेप की स्थिति से जो कि जे को थोड़ा सा भी हिला दिया और मुझे गैल्वेनोमीटर में विक्षेप मिल गया, इसका मतलब धारा भक्ति कैसा है, सुग्राही है। और यदि शून्य विक्षेप की स्थिति से थोड़ा बहुत हिलाया और गैल्वेनोमीटर की सुई फिर भी 0 पर ही रही, इसका मतलब मेरा गैल्वेनोमीटर सुग्राही नहीं है। तो ये था हमारा विभवमापी का बेसिक सिद्धांत। बहुत ही छोटा मोटा कुछ परिभाषाएं जो कि आगे आने वाले समय में बहुत काम की आने वाली हैं, तो ये याद रखना है। और याद रखिएगा विभवमापी की सुग्राह्यता बढ़ाने का तरीका क्या है, जो विभवमापी का तार है उसकी लंबाई को हम बढ़ा सकते हैं, और इसीलिए इसमें 10 मीटर लंबा तार लिया जाता है। तो परीक्षा में पूछते हैं मीटर से तुम्हें 1 मीटर लंबा तार ले सकते हैं, जबकि विभवमापी में 10 मीटर लंबा तार लिया जाता है। क्यों? तो कारण क्या है, विभवमापी की सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए। तो आज के इस सब वीडियो को, इस भाग को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे आने वाले भाग में हम पढ़ेंगे विभवमापी के उपयोग, अनुप्रयोग जो हमारे प्रैक्टिकल में भी है, तो हमें अच्छे से समझने होंगे ताकि हमें प्रैक्टिकल में ज्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। तब तक के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल का बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।